जैसे हम लोग पहले वाले वीडियो में क्लास 7 का जो चैप्टर है, चैप्टर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हम लोग पहले रेस्पिरेशन के बारे में देखें, फिर व्हाई डू वी रेस्पायर के बारे में हम लोग देखें, फिर हाउ फूड हेल्प अस गेनिंग एनर्जी, कैसे हम लोग को फूड मदद करता है एनर्जी को गेन करने में। व्हाट इज़ अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, जो सेल के अंदर जाके फूड जब ब्रेक डाउन होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, सेल के अंदर में भी कौन सा सेल ऑर्गेनेल में जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जाके एनर्जी रिलीज होता है। फिर हम लोग इसका प्रोसेस देखें कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कहाँ जाके ये कहाँ मतलब फूड ये जाके कहाँ ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और जब वो रिलीज होता है तो साथ में कौन कौन सा प्रोडक्ट भी देता है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं, विच इज़ एरोबिक एंड एनारोबिक। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक। ये एरोबिक होता है और एनारोबिक होता है। एरोबिक में क्या होता है, दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, ठीक है। जैसे हम लोग फूड कब ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये कौन सा रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक, एनारोबिक, एरोबिक में एरोबिक आ रहा है, एनारोबिक में एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, absence of oxygen. So this type of respiration happen in the cell in the absence of oxygen के absence में ही ये anaerobic respiration होता है, क्योंकि aerobic में ही ana आ रहा है, ana which is absent। तो anaerobic respiration में क्या हो रहा है कि this type of respiration कब हो रहा है in the cell में, जब ऑक्सीजन की absence हो, ठीक है, तब anaerobic respiration हो रहा है। तो presence of oxygen और ये कब होता है, हैपन इन द सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। एनारोबिक कब होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के वजह, यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस हो तब एनारोबिक होगा। तो इट लीड्स टू रिलीज ऑफ ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी निकलता है, ठीक है। तो इट लीड्स टू रिलीज ऑफ ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है व्हेन ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है इन द एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें हाई अमाउंट में एनर्जी साथ साथ रिलीज करता है, ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो रिलीज ऑफ ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, release of a high amount of energy, हाई अमाउंट एनर्जी में वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। इट रिजल्ट, क्या रिजल्ट आता है, अब एनारोबिक में देखें तो इट रिजल्ट लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों यहाँ पर एनर्जी क्यों निकल रहा है कम, लो एनर्जी क्यों निकल रहा है, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, लैक मतलब कमी की, ऑक्सीजन की कमी से, या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, इसके वजह से इसमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। ह्यूमन बीइंग, उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं कि ह्यूमन बीइंग एंड मेनी अदर एनिमल्स अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत ह्यूमन बींग्स हो गए, जितने भी ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे मेनी अदर एनिमल्स, वो किसकी रेस्पिरेशन के अंदर आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। अब जैसे एनारोबिक की बात करें तो जैसे ईस्ट हो गया, एंड समटाइम्स ह्यूमन बीइंग अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन।
ईस्ट क्या होता है, एक तरह का फंजाई होता है, ठीक है। तो ये ईस्ट हो गया। और समटाइम्स इन एनिमल्स में, इन ह्यूमन बींग्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऐसे ह्यूमन बीइंग तो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है एंड मैनी अदर एनिमल्स, लेकिन कुछ कुछ जो है होता है ह्यूमन बींग्स में ऐसा प्रोसेस जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये प्रोसेस होता है इन दी ह्यूमन बीइंग में। तो ह्यूमन बीइंग एंड मैनी अदर एनिमल्स human being and many other animals undergo aerobic respiration। किसमें आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एंड द ईस्ट एंड समटाइम ह्यूमन बीइंग भी undergo anaerobic रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, कैसे फूड कैसे टूट रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। यदि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है तो वो साथ साथ में प्रोडक्ट क्या रिलीज करता है, वाटर, मतलब वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ साथ में एनर्जी भी रिलीज करता है। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जैसे एनिमल्स के जो मसल सेल हैं, ठीक है, वो लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। एनिमल्स के एनिमल्स ह्यूमन बीइंग की भी बात कर रहे हैं तो वो लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं एंड ईस्ट रिलीज इथेनॉल एंड CO2 इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ईस्ट क्या, जो ईस्ट है जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना टूटे तो वो किस किस चीज़ में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, CO2 में, और साथ साथ इथेनॉल में टूटता है, जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एनिमल्स के जो मसल्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं इन द एब्सेंस और अ लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो CO2 एंड वाटर आर ऑल्सो रिलीज्ड in aerobic respiration। Animal muscle cell एनिमल के जो मसल सेल हैं वो रिलीज क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड एंड ईस्ट जो है वो क्या रिलीज करता है, इथेनॉल। इथेनॉल रिलीज करता है एंड CO2 रिलीज करता है इन एनाएरोबिक तो हम लोग क्या क्या देखे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। पहले तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है, इसमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। फिर इसमें ह्यूमन बीइंग एंड मेनी अदर एनिमल्स वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाते हैं। और इसमें ईस्ट हो गया और समटाइम ह्यूमन बीइंग ऑल्सो किस में एनारोबिक रेस्पिरेशन में चले जाते हैं। ये क्या क्या रिलीज करता है, CO2 H2O के साथ साथ, और साथ में एनर्जी भी रिलीज करता है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और एनिमल मसल सेल हो गए और ईस्ट हो गया, वो एनिमल मसल सेल
क्या रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड, और ईस्ट क्या रिलीज करता है जब वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे वो रिएक्ट करता है, तो मतलब ब्रेक डाउन होता है, तो वो इथेनॉल और साथ में CO2 रिलीज करता है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में। फिर एनारोब्स क्या होता है, एनारोब्स का मतलब यहाँ पे भी एनारोब्स का मतलब यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का बात करा जा रहा है। एनारोब्स में ऑर्गेनिम्स दैट कैन एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर कॉल्ड एनारोब्स। ऑर्गेनिम्स दैट कैन एग्जिस्ट कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो ऑर्गेनिम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम एनारोब्स कहेंगे। दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, हेंस कैन गेट एनर्जी व्हेन विदाउट O2। ठीक है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनर्जी तो मिलेगा, बिना ऑक्सीजन की भी एनर्जी उसको मिल सकता है, लेकिन उतना एनर्जी नहीं, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, these are unicellular organisms that exist in the absence of oxygen as well। ठीक है, ईस्ट क्या है, ईस्ट एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि वो एग्जिस्ट, वो रह भी सकता है बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के। फिर एज अ प्रोडक्ट में क्या निकालता है कि दे रिलीज इथेनॉल एंड साथ में CO2। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू मेक वाइन। हम लोग जानते भी हैं कि ईस्ट को हम लोग वाइन बनाने में मदद आता है, वाइन बनाने में मदद आता है कि दे आर यूज टू मेक वाइन बनाने में या बियर, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल फर्मेंटेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, ईस्ट वाले जब हो रहा है ना, ईस्ट का यहाँ पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इसको अल्कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं। तो हम लोग क्या देखें एनारोब्स के बारे में। क्या एनारोब्स बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म that can exist in the absence of air, मतलब in the absence of oxygen, तो एयर में ही तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे एग्जिस्ट, कोई कुछ ऑर्गेनिज्म जो बिना एयर के भी वो एग्जिस्ट कर पाते हैं, उसको हम एनारोब्स कहते हैं। ठीक है, फिर दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये किस में जाते हैं, एनारोबिक, दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये जाता है, दे अंडरगो एनारोबिक respiration, hence can get energy even without ऑक्सीजन के भी। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट जो हो गया, दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिम्स। फॉर एग्जाम्पल में हम बात करें तो जो ईस्ट हो गया, ठीक, दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि ये बिना एयर के भी एग्जिस्ट कर सकता है। दैट एग्जिस्ट इन दी एब्सेंस, that exist in the absence
द एब्सेंस ऑफ O2 एज वेल, जो कि वो बिना ऑक्सीजन के भी वो सर्वाइव कर सकता है ईस्ट, ठीक है। तो एज अ बाई प्रोडक्ट, वो एज अ प्रोडक्ट में क्या निकलता है, एज अ बाई प्रोडक्ट दे रिलीज इथेनॉल, वो इथेनॉल रिलीज करता है, साथ में CO2 भी रिलीज करता है, ठीक है। दैट इज वाई they are used to make wine, जो कि वो वाइन बनाने में मदद करता है, या बियर। दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल फर्मेंटेशन। अल्कोहल बनता कैसे है, फ्रूट्स को ही तो उसको फर्मेंटेशन करके, मतलब उसको सड़ा के गला के उसका जो होता है ना, वो वही तो वाइन बनाने में मदद करता है। तो अल्कोहल का फर्मेंट, बियर हो गया, वाइन हो गया, तो यहाँ पे ईस्ट का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ईस्ट को जब यूज़ करते हैं तो वो इथेनॉल और साथ में CO2 रिलीज करता है, जो कि ये वाइन बनाने में मदद करता है। वाइन हो गया, बियर हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड अ अल्कोहल फर्मेंटेशन। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये भी ये तो ह्यूमन बीइंग नहीं था, लेकिन एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि वो रेस्पायर कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विदाउट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि इसमें एनर्जी, लो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। और जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात करें इन ह्यूमन बीइंग में, तो सम टाइम मसल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। मसल्स के जो सेल हैं ह्यूमन बीइंग में, जो मसल्स के जो सेल हैं वो रेस्पायर करते हैं बिना कोई ऑक्सीजन के, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के। तो दिस जनरली हैपन व्हेन वी अंडरगो अ हैवी एक्सरसाइज। यदि हम लोग कुछ ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, सच एज रनिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, और लॉन्गर ड्यूरेशन, बहुत लंबे टाइम से मतलब बहुत देर से हम लोग करते आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो मसल्स है वो रेस्पायर करता है, एंड मोर एनर्जी एंड सप्लाई ऑक्सीजन इज़ नॉट इनफ। जो कि इस एनर्जी मतलब जब हम लोग कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को चाहिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन ये मतलब रेस्पायर मोर एनर्जी। अब जब मसल्स रेस्पायर मोर एनर्जी तो क्या इसमें कह रहा है, यदि हम लोग कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। अब तो वो एनर्जी कमते जा रहा है, ठीक है, वो एनर्जी को बहुत ज़रूरत होता है मसल्स को जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एनर्जी होगा तभी तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। फिर एंड द सप्लाई ऑफ O2 जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, जो हम लोग को सप्लाई पड़ रहा होता है वो बहुत कम होता है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है, या बहुत कम ही ऑक्सीजन मिल रहा होता है, तो उतना एनर्जी मिल नहीं पाता है। फिर ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तभी तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो हमारा मसल्स है वो कम एनर्जी को ले पा रहा है। तो इस चीज़ को, मसल्स को भी एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ठीक है, या एक्सरसाइज करने के टाइम पे। लेकिन ये कम एनर्जी घट भी जा रहा है क्योंकि हम लोग इतना काम ही कर रहे हैं। तो अब उस चीज़ के लिए ऑक्सीजन भी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो एनर्जी और मिलेगा। अब ऑक्सीजन ही कमी है तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा। हेंस एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दी मसल्स। इसी वजह से जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है टेक्स प्लेस इन दी मसल्स, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। एज अ रिजल्ट मसल्स ऑल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड अलॉन्ग विथ एनर्जी। जो मसल्स है लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस कर रहा है साथ साथ एनर्जी के साथ। दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट इन द मसल्स। जो ये लैक्टिक एसिड है वो इकट्ठा हो जाता है कहाँ जाके, वो मसल्स के सेल में जाके, और ये जब मसल्स के सेल में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है तो वही क्या लाता है, काउज द क्रैम्प्स,
मतलब कभी कभी हम लोग हैवी एक्सरसाइज करने के टाइम पे हमारा पैर में बहुत दर्द देता है ना, तो वो जो लैक्टिक एसिड साथ साथ जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जब वो लैक्टिक एसिड साथ में प्रोड्यूस करता है तो वो क्या लाता है कि साथ लैक्टिक एसिड और साथ में CO2, वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के सेल में जाके स्टोर हो जाता है और वही हमारे पेन काउज करता है, क्रैम्प्स काउज करता है. दैट इज़ वाई वी ऑफ्टन फील क्रैम्प्स वाइल डू हैवी एक्सरसाइजेस. ठीक है, वी डू, जब भी हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो इसके वजह से हम लोग को क्रैम्प्स फीलिंग होती है. इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ, इन ऑर्डर टू, जब हम लोग को आराम चाहिए फ्रॉम द क्रैम्प से, तो वी कैन टेक अ हॉट वाटर, गर्म पानी से नहा लो या मसाज अवर मसल्स, अपने मसल्स को मसाज करो या गर्म पानी से नहा लो, तो इसके वजह से हमारे क्रैम्प्स के ऊपर रिलीफ होगा. मतलब गर्म पानी से नहाने से ऐसे भी बहुत थकान दूर होता है, तो ऐसे होने से ना वो क्रैम्प्स जो भी हो रहा है ना वो उससे रिलीफ होगा, रिलीफ मिलेगा. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, इन ह्यूमन बीइंग के बारे में देख लेते हैं. Anaerobic respiration in human being. Sometime muscles of human being, sometime muscles of human being, sometime of the muscles can respire without oxygen. कभी कभी क्या होता है, जो मसल्स हैं ह्यूमन बीइंग के, जो मसल्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं बिना ऑक्सीजन के. ठीक, दिस जनरली हैपन, ये कब होता है, व्हेन वी अंडरगो हैवी एक्सरसाइजेस, this generally happen when we undergo a heavy exercise. जब लोग हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं तो सच एज जैसे रनिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया और वॉकिंग हो गया, for a longer duration. तो इन अ सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, जो मसल्स हैं वो रिस्पायर करते हैं मोर एनर्जी. ऐसा सिचुएशन में जो मसल्स हैं वो मोर एनर्जी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, क्योंकि एनर्जी, अब कोई भी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी का तो ज़रूरत होगा ही, है ना. तो ऐसे टाइम पे जो ऑक्सीजन का सप्लाई है बहुत कम ही मिल पाता है. सो इन अ सिचुएशन द मसल्स रेस्पायर more energy. And the supply of oxygen and the supply of oxygen is not enough.
उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है, ठीक है, जिससे वो और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करे और रेस्पायर कर सके। फिर क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ये मसल्स में ही होता है, ओनली दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन। takes place in the muscle. As a result of muscles also produce lactic acid along with energy. तो as a result में वो क्या होता है कि जो muscles है, muscles as a result of muscles also produce lactic acid accumulates along with energy. along with एनर्जी के साथ साथ वो लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है जब ये मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है। तो और क्या होता है कि दिस लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन दी मसल सेल में जाके, एंड यही मसल सेल में जो लैक्टिक एसिड स्टोर होते हैं जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यही क्या काउज लाता है, क्रैम्प्स काउज करता है। So this lactic acid accumulates हो जाता है जाके in the muscles and cause cramps. तो that is why we often feel cramps while do heavy exercise while we do. तो that is why, इसलिए that's why we often feel cramps while we do heavy exercise. In order to get relief, यदि हम लोग को आराम चाहिए फॉर क्रैम्प्स से, फ्रॉम क्रैम्प्स, तो we can take a hot water. गर्म पानी से यदि हम लोग यदि हम लोग गर्म पानी से नहा लेना, ऐसे भी बोलते हैं कि गर्म पानी से नहा लो, थकावट दूर होगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, यदि हम लोग गर्म पानी से नहा लेते हैं तो ये क्रैम्प्स को रिलीव करने में मदद करता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज आवर मसल्स। मसाज आवर मसल्स। तो ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मल्टीसेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स बात करो तो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो ये बहुत सारे सेल के साथ भी हो रहा है, ह्यूमन बींग के साथ भी ऑल्सो हो रहा है, और ये यूनिसेल्युलर विच इज़ ईस्ट के साथ भी हो रहा है, जो कि वो एयर में एग्जिस्ट नहीं करता है, विदाउट ऑफ ऑक्सीजन भी वो एग्जिस्ट कर लेता है, ठीक है, वो सर्वाइव कर लेता है।
एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग तो एयर में एग्जिस्ट कर ही रहा है, लेकिन जो मसल्स हैं, मसल्स के जो सेल हैं, इसमें जो रिस्पायर हो रहा है विदाउट द ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें जब हम लोग कोई भी मसल्स एक्टिविटी करते हैं तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है इसमें। जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, हर चीज़ की ऑर्गेन का अपना अपना एक्टिविटी बढ़ जाता है, तो इस टाइम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब यदि एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो ऑक्सीजन भी होगा तभी ना वो फूड को तोड़ेगा, तो एनर्जी में वो फॉर्म करेगा। तो ऑक्सीजन की कमी हो रहा है तो एनर्जी भी बहुत कम मिल जाता है। इसके वजह से जब वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब वो टूटता है तो साथ साथ में क्या टूटता है, लैक्टिक एसिड और CO2। और लैक्टिक एसिड क्या होता है ना, वो जाके मसल्स के सेल में जाके वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और यही जब एक्यूमुलेट होता है तो वही क्रैम्प्स काउज होता है। एंड दिस इज सो बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन इन दी मसल्स में। यदि हम लोग हॉट वाटर बाथ कर लेते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं या मसाज करते हैं हम अपने मसल्स को, तो ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है इन दी मसल्स में। तो एज अ रिजल्ट द O2 रिलीज, जो ऑक्सीजन है वो रीचेज कहाँ पहुँचता है, सेल्स के पास ईजिली, विच ब्रेक ऑन द लैक्टिक एसिड, जो कि वो तोड़ता है लैक्टिक एसिड को इन द CO2 एंड वाटर में। लैक्टिक एसिड टूटता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड टूटता है इन दी CO2 एंड वाटर में। तो लैक्टिक एसिड कब, लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन की कमी कम हो रही है तो वो उतना ही टूटेगा ना जितना का ऑक्सीजन मिला है, और ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो वो उतना टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो CO2 और वाटर में टूट रहा है, जो कि इसमें एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो लैक्टिक एसिड CO2 एंड वाटर में वो हो रहा है, टूट रहा है। यही लैक्टिक एसिड जब टूटता नहीं है तो ये मसल्स के सेल में जाके वो स्टोर हो जाता है पूरी तरह से, जब ना टूटता है तो दिस इज सो बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मसाज improves the blood circulation in the muscles में। as a result उसका रिजल्ट क्या आता है, द ऑक्सीजन reaches the cell easily, which breaks on the lactic acid and CO2 and वाटर में। तो ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हुआ। अब उसके बाद हम लोग ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं। तो ब्रीदिंग होता क्या है, ठीक है। हम लोग तो ये जानते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के प्रोसेस को। तो ब्रीदिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गेन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, टेक इन दी ऑक्सीजन, ठीक है, जो भी हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गेन से वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नोस्ट्रिल यूज़ करते हैं। नोज़ के थ्रू, जो हमारा नोस्ट्रिल है वो नोज़ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो वो एयर क्या जाता है, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस है वो एयर वो अब रेस्पिरेटरी ऑर्गेन में जाता है, ठीक है, इन दी ऑक्सीजन रिच प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एंड द रिलीज आउट एयर दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ CO2। और जब हम लोग कोई चीज़ भी रिलीज कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग सांस ही ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो एक्सहेल भी तो करना ज़रूरी है ना। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो साथ साथ में हम लोग एक्सहेल भी करते हैं, दैट कंटेन, उसमें क्या कंटेन होता है, हाई अमाउंट ऑफ CO2 इन इट, एंड ब्रीदिंग अकर्स कंटिन्यूसली इन ऑर्गेनिज्म। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ब्रीदिंग का, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है एक ऑर्गेनिज्म में, वो हर सारे ऑर्गेनिज्म में चल रहा है।
तो ब्रीदिंग can be defined as a process in which organisms with the help of their respiratory respiratory organ की मदद से take in the oxygen rich air present in the surrounding and release out that contain high amount of CO2 in it, and breathing occurs continuously in the organism. ये चीज़ कंटिन्यूसली हो रहा है इन दी किसी भी ऑर्गेनिज्म में. ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस जो ब्रीदिंग हो रहा है ये कंटिन्यूसली एक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है. ठीक है. तब हम इनहेलेशन क्या होता है कि इनहेलेशन इज द प्रोसेस द टेकिंग द एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी. जो हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वही ऑक्सीजन जब हम लोग एयर को अपने अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है. तो इज कॉल्ड इनहेलेशन. तो इनहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन is the process of releasing out नहीं releasing नहीं is the process of taking the air that contain O2 inside the body. Inhalation is the process taking the air that contain O2. ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एयर में. वही चीज़ हम लोग जब एयर को अंदर लेते हैं इनटेक करते हैं तो इनसाइड दी बॉडी अंदर के अंदर मतलब बॉडी के अंदर जाता है. फिर एक्सहेलेशन क्या होता है? एक्सहेलेशन व्हाट इज एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन इज अ प्रोसेस. ये भी एक प्रोसेस है. ठीक है. ऑफ रिलीजिंग आउट एयर को बाहर निकालने का. जैसे एयर को अंदर लेते हैं उसी तरह से एयर को हम बाहर भी निकालते हैं. जब एयर बाहर निकलता है तो साथ साथ CO2 भी निकलता है विच इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. तो एक्सहेलेशन क्या हो रहा है? एक्सहेलेशन is a process of releasing out air that contain CO2
out of the body, inhalation and exhalation take place alternative in the breathing process. Alternatively in the breathing process में ये काम हो रहा है. तो जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है वो टेक प्लेस, वो कंटिन्यूसली, ये मतलब कभी इनहेलेशन कभी एक्सहेलेशन, तो ये एक अल्टरनेट वे में हो रहा है. तो ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये एक अल्टरनेटिव में हो रहा है, ठीक है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन. तो ब्रीदिंग रेट, अब हम लोग सांस ले रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट भी तो होता है ना. तो कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स एक मिनट में कितने टाइम्स एक पर्सन ब्रीद कर रहा होता है, उसको हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं. तो कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट. तो ब्रीदिंग रेट क्या हुआ, breathing rate can be defined as the number of times a person breathe in a minute. Can be defined as the number of times a person breathe in a minute. नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स हैं एक पर्सन एक मिनट में, कितना टाइम्स एक पर्सन ब्रीथ कर रहा होता है. तो द ब्रीदिंग रेट इज़ नॉट ऑलवेज अ कांस्टेंट इन ए ह्यूमन बीइंग. जो ब्रीदिंग रेट, जो नॉर्मल हमारा अभी ब्रीदिंग रेट है, वो हमेशा कांस्टेंट ही नहीं रहता है. वी जनरली ब्रीथ फास्टर व्हेन आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी. हम लोग ज़्यादा ही यदि हमारे बॉडी को एनर्जी ज़्यादा नीड होता है तो हम लोग ऑक्सीजन भी, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो भी फास्ट हो जाता है कि हम लोग को एनर्जी ज़्यादा मिल सके. वाइल जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तब ये ऐसा होता है. जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम देखते हैं कभी कभी कि हम लोग कितना जल्दी फास्ट ब्रीदिंग रेट हमारा होता है. बहुत, एक तो हार्ट बीट भी ज़्यादा होता है क्योंकि हार्ट बीट का भी रेट उस टाइम फास्ट होता है. ब्रीदिंग रेट का भी फास्ट ज़्यादा, उसका जो रेट होता है वो फास्ट होता है. ये जो फास्ट रेट होता है ना, कब होता है, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब. तो द ब्रीदिंग रेट is not always constant in human being. We generally breathe faster when our body needs more energy. For example, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब, एक्सरसाइजिंग करने के टाइम पे, तो दिस इज सो बिकॉज ऐसा क्यों होता है, द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन. कब क्यों हो रहा होता है हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट उस टाइम पे, क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज द बॉडी को
ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और डैट कैन ब्रेक डाउन द फूड। यदि ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तभी तो वो फूड को तोड़ेगा, तभी तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यदि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। तो इस टाइम पे हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो और फास्ट होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सकें। ठीक है, तो दिस इज़ सो बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ सो बिकॉज द बॉडी नीड more oxygen that can break down the food and produce more energy। ठीक है, तो एन एवरेज एडल्ट, एक एवरेज एडल्ट में, ह्यूमन बीइंग में ब्रीड्स 15 to 18 टाइम्स वो ब्रीड करता है इन 1 मिनट में। एक छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, एवरेज एडल्ट बच्चे की बात कर रहे हैं, वो कब ब्रीड करता है, मतलब 1 मिनट में वो 15 से 18 टाइम। वाइल एक्सरसाइज द रेट कैन चेंज अप टू 25 टाइम्स। एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो कितना, 1 मिनट में 15 से 18 टाइम, 15 से 18 बार वो क्या कर रहा होता है, ब्रीथ करता है। ठीक है, 1 मिनट में। जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है तो दिस रेट कैन चेंज अप टू 25 टाइम, 25 टाइम्स 1 मिनट में वो कर रहा होता है, जब वो एक्सरसाइज करने के टाइमिंग में रहता है। तो एक्सरसाइज करने के टाइमिंग में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ऐसा एनर्जी यूज़ करने के लिए एनर्जी मिलेगा फिर कहाँ से, जब ऑक्सीजन मिलेगा तब ना। तो वो ब्रीदिंग रेट जो होता है वो फास्ट हो जाता है, 25 टाइम ज़्यादा करने लगता है वो, 15 से 18 टाइम वो कर रहा होता है, और जैसे वो हैवी एक्सरसाइज करने लगता है तो वो 25 टाइम बढ़ जाता है हम लोग का, मतलब 25 टाइम होने लगता है, 25 टाइम्स 1 मिनट में। तो 15 से 18 टाइम कैसे मान, एक टाइम कैसे हुआ, मतलब एक एक्सलेशन और एक इनहेलेशन जो हम लोग कर रहे हैं ये एक हुआ। ठीक है, तो इस तरह से 15 से 18 टाइम होता है 1 मिनट में, और जब यही ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है तो यही 25 बार हम लोग करते हैं 1 मिनट में, 25 बार। तो एन एवरेज अडल्ट में, एन एवरेज अडल्ट में ह्यूमन बीइंग 15 to 18 times in a minute while exercising. This rate can change up to 25 times मिनट में, 1 मिनट में कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।